हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं स्टैटिक जीके के जो है टॉप 50 टॉपिक आपको करा रहा था। कुछ समय से 10-15 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी। जैसा कि आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर बता दिया था कि मेरा जो है रेलवे का लेवल 5 का मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था। अब मैं उस पूरे काम से फ्री हो चुका हूं, तो अब मैं आपको स्टैटिक जीके के टॉप 50 टॉपिक की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसको मैं आपको समाप्त करवाऊंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पूरे टॉपिक आपको समाप्त करवाऊंगा और डेली वीडियो जैसे पहले आ रही थी वैसे ही अब डेली वीडियो आना चालू हो जाएंगी। और यदि इस टॉपिक जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं टॉप 50 टॉपिक, उसकी यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री एजुकेशन अड्डा आप ज्वाइन कर लें। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो ठीक है, अब और बाकी भी जो टॉपिक अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, बाकी जो भी हमारे हो चुके हैं उनकी भी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो यहाँ की तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। और आपको पूरी वीडियो पूरे टॉपिक की वीडियो क्रमशः एक एक करके चाहिए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक है वन्य जीव अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, और बाकी आपको पता ही है न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, भारतीय अनुसंधान संगठन, यूनेस्को वर्ल्ड साइट, भारत के झीलें, भारत के जलप्रपात, ये सब हम कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा कौन सा है? वन्य अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले इसकी मैं आपको इंपॉर्टेंस बता दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसमें से हर यदि आप एसएससी सीजीएल का जो मेंस देंगे या जो सीजीएल प्री हुआ है अभी, सीपीओ देंगे, रेलवे का कोई एग्जाम देंगे या स्टेट गवर्नमेंट है, तो इसमें आपका एक या दो क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में आएगा ही आएगा। ठीक है, और यदि एक दिन का कोई पेपर है, मतलब एक ही दिन पूरे पेपर होने हैं, जैसे बिहार एसएससी वगैरह इनके सबके होने, तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन इसके आपको दिख जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन्य अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें 3 या 4 पार्ट तो इसके बनेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का इसका पहला पार्ट हम आज से स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का हमारा पहला पार्ट। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब मैं आपको एक बता देना चाह रहा हूँ कि हम इस पहले पार्ट में करेंगे क्या। पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। चाहे 3 या 4 पार्ट बन जाए, पर हमें पढ़ना ऐसा है कि एक बार यदि यहाँ से वीडियो देख ली तो हमें कहीं और से वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। और हम नोट्स तो आपको पीडीएफ के द्वारा दे ही रहे हैं, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस आप ध्यान लगा के पढ़ना है इसको। ठीक है, अब इसमें देखिए हम कैसा पढ़ेंगे सिस्टमेटिक। इसमें देखिए पहले तो ज़्यादातर लड़कों को कन्फ्यूजन होता है। पहले तो हम इसमें थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये कर लें। इसमें तो बहुत से लड़कों को पहली बात तो चेंज वो होता है कि कन्फ्यूजन होता है, यही नहीं पता होता कि राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, इनमें ही डाउट क्लियर नहीं होते हैं कई लोगों के। जैसे राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, इस बारे में लोगों के डाउट क्लियर नहीं होते हैं। तो आज हम सबसे पहले यही क्लियर करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है और जैव मंडल आधारित क्षेत्र क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब जो हमारे 3-4 पार्ट बनेंगे ना, 3-4 पार्ट बनेंगे, उसमें मैं आपको ये कवर कराऊंगा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और एक अगला पार्ट बनेगा उसमें पढ़ाऊंगा आपको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, एक उसका पार्ट बनेगा अलग से, जो हमारे यहाँ कितने मतलब भारत में 18 है वैसे अभी प्रेजेंट में, तो उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद में आपकी जो बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र हैं, जो हमारे मतलब टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, और हाथी, और ये वाले हम इसके पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी वीडियो स्टार्ट करता हूँ अच्छे से। पहले देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है कि सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है, सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होगा, सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक होगा और इसकी संख्या प्रेजेंट में 106 है। अब आपको इसमें से कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि कल के दिन कोई पूछ ले तो हमें यह पता होना चाहिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर क्या है। वन्य जीव अभ्यारण्य को इंग्लिश में बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इनमें अंतर क्या होता है, ये इतनी ज़्यादा क्यों होती है, इसकी संख्या 500 इतनी ज़्यादा क्यों है, 106 क्यों है, ये सब आपको बता रहा हूँ मैं। इसमें सरकार द्वारा इसकी पूर्णता नियंत्रण, इसमें सरकार पूरा इस पर कंट्रोल रखता है। नेशनल पार्क जो इसको हम बोलते हैं, पूरा कंट्रोल होता है। इसमें सभी मानवीय गतिविधियों पर रोक होती है। इसमें कोई भी आप अंदर, इसमें ये नहीं कि अंदर आप उद्योग लगा लिए, लकड़ी मकड़ी काटने
जा रहे हैं अंदर, ये सब इस पर पूरी तरीके से रोक होती है, मानवीय गतिविधियों पर रोक होती है। यदि आप कभी नेशनल पार्क घूमने गए हो तो एक एरिया होता है बस वहीं तक आप घूम सकते, अंदर नहीं जा सकते आप उसके, ठीक है। तो ये होता है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब आ जाते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य पे। पहली बात तो ये बहुत सारे होते हैं वन्य जीव, इसकी कोई, जैसे मैंने 532 लिखी, इसकी कोई संख्या याद करने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि ये बढ़ते घटते रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो इस कभी नहीं आएगा कि वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में कितने हैं, ये आएगा कि नेशनल पार्क भारत में कितने हैं। तो ये आप याद कर लेना 106 है प्रेजेंट में, दिसंबर 2022 तक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हमारे यहाँ 106 है, ये आप याद कर लेना, जो मैं बताता हूँ वो याद कर लेना है, ठीक है। और वन्य जीव अभ्यारण्य आपके 532 है, इसमें आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं, बस इसमें आपको याद करना निजी कार्य की अनुमति। देखो इसमें नहीं थी मानवीय गति, इसमें निजी कार्य की अनुमति रहती है। इसमें सीमा निर्धारण कोई स्पष्ट नहीं होता है, कोई इसमें निर्धारण नहीं रहेगा इसका जो मतलब एरिया, कोई पता नहीं कि कहाँ तक इसका एरिया, कहाँ तक इसका बफर जोन है, कहाँ तक इसका कोर जोन है, बस ऐसा फैला हुआ है एक जंगल के रूप में, ठीक है। ये होता है वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। और जब ऐसा हो जाता है ना, कोई स्पेशल कोई वन्य जीव वहाँ पे मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, या फिर सरकार को लगता है कि हाँ इसमें अब हमें इंटरफेयर करना चाहिए, ठीक है, इसको हमें संरक्षित करना चाहिए, तब सरकार उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित करता है वन्य जीव अभ्यारण्य को। तो वन्य जीव अभ्यारण्य फिर यदि मतलब इसका कह सकते हैं अपग्रेड हुआ ना, तो वो राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा फिर, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, ये एक प्रकार का बहुत बड़ा ऐसा जंगल है, जब सरकार को लगेगा कि हाँ यार इसमें कुछ अपन को वो करना चाहिए, इसको संरक्षित करना है, तब वो राष्ट्रीय उद्यान बनाता है और फिर इस प्रकार से वो चलता है, ठीक है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपको समझ में आएगा कि इसकी सीमा निर्धारण नहीं होती, इसमें निजी कार्य की अनुमति होती है। आदमी लकड़ी काटने भी अंदर जा रहा होता है, ठीक है, तो कई तो शिकार भी करने, मतलब इसमें कोई ऐसी रोक टोक नहीं है, वहाँ से सड़कें भी गुजर रही हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अभी अगले पे आ जाइए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या है कि जो सरकारी नियंत्रण व बाह्य क्षेत्र व निजी कार्य की अनुमति। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं पहले, ये आपका जो है ना ये वाला टॉपिक, ये बायोस्फीयर वन अभ्यारण्य, एक्चुअली वो वही है, ठीक है, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी जो आपको मैं बता रहा हूँ बायोस्फीयर, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आपको। तो अभी आप इसमें ये देख लीजिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसमें क्या होता है, सरकारी नियंत्रण व बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति। इसमें क्या रहता है, इसमें देखो इन दोनों चीजों को देखो, सरकारी नियंत्रण भी रहेगा और बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति रहेगी। ये क्या होता है, देखो राष्ट्रीय उद्यान ये है, मान लो आपका राष्ट्रीय उद्यान ये है, एक राष्ट्रीय उद्यान ये, एक राष्ट्रीय उद्यान ये है। देखो यहाँ पे कुछ गांव बसे हैं, इनका एक अलग रहन सहन होगा, ठीक है, यहाँ कुछ गांव बसे हैं, इनका अलग रहन सहन। तो ये पूरा एरिया एक क्या हो जाएगा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, एक या दो तीन ऐसे नेशनल पार्क भी आ जाएंगे, ठीक है, कुछ कम्युनिटी जो स्पेशल जो हमें संरक्षित करके रखनी सरकार को, वो आ जाएंगे, उनका रहन सहन, ये पूरा इसमें क्या आएगा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में आएगा। ये पूरा आ गया, मतलब इसमें दो तीन नेशनल पार्क भी आ गए, ठीक है, कुछ लोग के जो रहन सहन वो भी आ गया, तो उसको आरक्षित किया। मतलब इसमें लोगों को भी, लोगों के रहन सहन, लोगों की सांस्कृतिक चीजें और जो जीव है उस पूरे एरिया में जो दो तीन नेशनल पार्कों में पाए जाते हैं, उनको संरक्षित करने के लिए ये आया है। कौन सा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। अब इसमें भी इसके कई पार्ट होते हैं, कैसे होते हैं, ये हो गया एक गोला, ये हो गया अपना कोर जोन, यहाँ पे केवल जानवर रहेंगे, यहाँ जानवरों के अलावा कोई भी मनुष्य नहीं आ सकता, केवल ये जानवर होंगे, इसको कहते हैं कोर जोन, ठीक है। मैं अलग पेन ले रहा हूँ, ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये वाला जो एरिया है, ये होता है बफर क्षेत्र। ये मैंने बनाया है वैसे ये वाला डायग्राम, ये होता है कौन सा, बफर क्षेत्र। ये कौन सा हो गया, बफर क्षेत्र। इसमें क्या होगा कि थोड़ी सी कुछ मतलब जो नेसेसरी है वो मानव गतिविधियां चालू होंगी। जैसे कोई घूमने आ रहा है तो वो अपनी जिप्सी को लेके यहाँ घुमा सकते हैं, थोड़ा यहाँ पास तक, ठीक है, यहाँ तक पास से घुमा देंगे। तो बस ऐसी कुछ जो नेसेसरी चीजें वो बस अनुमति यहाँ पे रहेगी। और अब रहेगा इसके बाहर जो रहेगा, मैं पेन बदल ले रहा हूँ फिर से, इसके बाहर जो रहेगा ये रहेगा कौन सा, हमारा ये एरिया रहेगा कौन सा, संक्रमण क्षेत्र। मतलब यहाँ पर मानव गतिविधियां, यहाँ पर इंडस्ट्री भी लग सकती है, यहाँ पर रोडें भी बन सकती हैं, तो ये वाला एरिया ऐसे जो हमारा डिसाइड होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो आपको क्लियर हो गया ना। और ये जो वन इसके अंदर मान लो दो तीन नेशनल पार्क भी होंगे, मतलब कुछ, मतलब समझ रहे हो ना। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मतलब है कि पूरे ऐसे एक दो नेशनल पार्क हो गए, कुछ लोगों का रहन सहन हो गया, उस पूरे को संरक्षित करना, ठीक है। इस प्रकार जब ये पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कौन कौन से हैं। जैसे एक पचमढ़ी का भी है, पचमढ़ी जो है ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो उसमें क्या होता है, एक दो नेशनल पार्क भी आ जाएंगे, कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य भी आ जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे कुछ कम्युनिटी रहती है, उनका रहन सहन, ये सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
मैंने देख रहा हूँ कितने बेसिक से बता रहा हूँ इसमें आपको, ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार की आपको वीडियो चाहिए तो ठीक। हम आगे आ जाते हैं। अब इसमें देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। ये हमें आना, ये पेपर में आए हैं क्वेश्चन, ये जो है ना ये पेपर में आए हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये अलग से लिख दिए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया, ये आप याद रख लेना। वन्य जीव बस एक याद रखना, उससे मैं सब याद करा दूंगा। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया कि हमें नेशनल पार्क बनाने चाहिए, राष्ट्रीय उद्यान बनाने चाहिए, हमें ऐसे मतलब इनके मतलब उसके प्रति जागरूक करने के लिए सरकार ने ये पूरा अधिनियम इसका बनाया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। अब ऐसा आपको एक आपको ना एक इमेज बना रहा हूं मैं, वो देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया। अब उन्होंने बोला कि वन तो आ गए, अब इसमें हमें किसको, अब जानवरों को हमें संरक्षित करना है, हमें पशुओं को संरक्षित करना है, तो उन्होंने कहा किसको कर रहे, तो उन्होंने टाइगर रिजर्व कर दिया। अगले साल से उन्होंने सोचा कि अब टाइगर को रिजर्व करते हैं, हम बाघ संरक्षण अधिनियम बनाते, तो उन्होंने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, या इसको हम कहते हैं टाइगर रिजर्व जो अधिनियम जो बनाया गया वो बनाया गया। वो कब? अगली साल बनाया गया 1973 में। 1972 में वन बनाए, अगली साल उन्होंने सोचा कि अब पशुओं में, तो पशुओं में कौन सबसे पहले टाइगर को देखा, तो टाइगर बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखा कि अब जो है जमीन पर रहने वाले तो देख लिया, अब पानी में रहने वाले, तो पानी में सबसे खतरनाक कौन होता है? मगरमच्छ। तो अगली साल से मगरमच्छ का आ गया 1974। लो मैंने लिंक बना के याद करवा दिया कि नहीं करवा दिया आपको, ठीक है। कैसे याद करवाया मैंने आपको, कैसे याद करवाया कि वन्य जीव संरक्षण तो 1972 में आया, ठीक है। कब आया? 1972 में आया। उसके बाद बाघ वाला कब आया? अगली साल आया 1973 में आया कि भैया जानवरों को देखना। उसके बाद कब आया? मतलब जल के जानवरों को देखना, तो मगरमच्छ 1974 में, अगली साल आता रहा। अब हाथी कब अपने से याद कर लेना, कब आया? 1992 में आया। कब आया? 1992 में आया, ठीक है। तो ये हमारा एक पेज कंप्लीट होता है। अब हम आगे आते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, तो आगे देखिए क्या है कि दिसंबर 2000, अब ये क्या है, पहले तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि इनमें अंतर क्या क्या होता है, ठीक है। इनमें अंतर क्या क्या होता है ये बता दिया, ठीक है, कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। जब आपको देखो मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो पहले उसको फैक्चुअल चीज़ बताता हूँ, ठीक है, फिर मैं टॉपिक के अंदर भी बताता हूँ वो चीज़। तो अब मैं आगे आते हैं। इसमें देखिए दिसंबर 2022 तक भारत में कितने, ये बिल्कुल ये याद कर लेना, दिसंबर 2022 तक है, ठीक है। अभी जो करंट का डाटा है, हो सकता है अगली साल 2 साल बाद आप वीडियो देख रहे हो तो बढ़ गए हो, तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना। भारत में कितने 106 राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क हैं, ठीक है। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कितने यहाँ 106 हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैंने वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों नहीं बताया, तो वो बढ़ती घटती उसकी कभी नहीं पूछी जाएगी, जो पूछी जाएगी मैं वो बता रहा हूँ। 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि पहला कौन सा है और बड़ा कौन सा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ पहला राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे यहाँ है वो कौन सा था, हेली नेशनल पार्क। और सुनो हेली नेशनल पार्क तो हमने नाम ही नहीं सुना अभी तक, कोई भी, जितने भी आपने कभी एग्जाम दिए होंगे तो इसका नाम ही नहीं सुना होगा, हेली नेशनल पार्क। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ हेली नेशनल पार्क का ही नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाद में कर दिया गया था, और अभी प्रेजेंट में 1-2 साल पहले इसका फिर से नाम चेंज किया गया और उसको रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया, क्योंकि यहाँ से रामगंगा नदी गुजरती है, तो उसका नाम क्या कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। तो सबसे पुराना, यदि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए जो भारत में कब बना था, ये बना था 1936 में। कब बना था? 1936 में बना था, ये सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारे यहाँ, ठीक है। यदि आपको बता दूं ना 1972 के एक्ट के आने के पहले हमारे यहाँ केवल 7 से 8 नेशनल पार्क बने थे, और आज देखो 106 हो गए। तो देखो ये होता है अधिनियम बनाने का फायदा, कि 1972 में जैसे अधिनियम आया तो आज हमारे 106 हो गया। आदमी मतलब सरकार उन पर ध्यान देने लगी अब, ठीक है। अब देखिए आप, तो सबसे पहला कौन सा है हमारा, हेली नेशनल पार्क है, जिसको हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, और आज उसका नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये याद रख देना, ठीक है। और अपन कहते हैं ना सबसे पहले किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं, हेलो करते हैं, तो हेलो हेली, तो हेलो, ठीक है, हेलो करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं, जिम करते हैं, जिम। तो कैसे याद करो, सबसे पहले हम सबसे काम क्या करते हैं, उठते हुए जिम करते हैं, तो जिम कॉर्बेट, हेलो करते हैं, किसी से मिलते हैं सबसे पहली बार तो हेलो, तो हेली हो गया। इस प्रकार मैंने आपको ये लिंक से याद करा दिया, ठीक है। अब मैं आगे आ जाता हूँ किस पर, भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा, हमारा हेमस नेशनल पार्क है, जो कहां पर है, लद्दाख में। कहां पर है, लद्दाख में। अब हेमस नेशनल पार्क जो है भारत में सब, ये लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है, वो है हेमस नेशनल पार्क, और ये सबसे बड़ा है। तो इसको याद करने की ट्रिक देखो मैं बता दे रहा हूं, आपको पता ही है जब ठंड आती है तो आपको पता पूरा हिमाचल, पूरा लद्दाख, पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा क्या है ना बर्फ से ढक जाता है, मतलब हिम से ढक जाता है कि नहीं ढक जाता, कितना बड़ा एरिया है, देखो हिम से इतना ढक जाए पूरा नेशनल पार्क बन जाता है। ऐसा लिंक बना के याद कर लो, ठीक है। तो ऐसा पूरा हिम से ढक जाता है, कितना बड़ा एरिया, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा होगा, हेमस नेशनल पार्क। हिम से ढक गया इतना बड़ा एरिया तो क्या, हेमस नेशनल पार्क। तो आप इससे याद कर लेना। तो ये कहाँ पर है, लद्दाख में, हमारा कहाँ पर है, लद्दाख में, ये आप याद कर लेना। अब आ जाता है भारत का सबसे
छोटा नेशनल पार्क। तो ये देखिए ये कौन सा साउथ बटन। जब हम अंडमान निकोबार के आपको पूरे अभी हम आपको एक एक करके राज्य ऐसे उठाएंगे और पूरे नेशनल पार्क वहाँ के पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। नेशनल पार्क और वन्य जीव अपने दोनों मिक्स करके पढ़ाएंगे आपको। तो आपको उसमें ये आएगा अंडमान निकोबार की जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मिडल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन ये आते हैं, ऐसे नाम है वहाँ के, ठीक है। तो अब उसमें सबसे भारत का सबसे छोटा उसमें से कौन सा, साउथ बटन, जो अंडमान निकोबार में हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, साउथ बटन। अब आपको इसको याद करने का, आपको याद हो जब आप कभी सेट लेते हैं, तो आपको याद हो ना, तो उसमें नीचे पूरे ऐसे बटन लगे रहते, एक छोटा सा बटन पीछे साइड में एक छोटा सा बटन लगा रहता है कि कभी कोई बटन टूट जाए तो ये छोटा सा बटन होता है कि नहीं होता। तो सबसे छोटा बटन वो साउथ में होता है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो सबसे छोटा बटन ये साउथ, तो साउथ बटन सबसे छोटा नहीं होता, नीचे लगा रहता है। तो सबसे छोटा बटन होता है जो कभी ये बटन टूट जाए तो इनमें लगा दे अपन, ठीक है। तो सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा हो गया, साउथ बटन। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया, हिम बहुत बड़े एरिया में, तो हेमस नेशनल पार्क। तो मैंने आपको लिंक से याद करा दिए, ठीक है। अब किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, ये भी क्वेश्चन और आता है। तो किस में सबसे ज्यादा, यदि राज्य में पूछा जाए तो एमपी है। और यदि यूनियन टेरिटरी उसमें अपना जो है कि अपना इसमें केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो कौन सा, अंडमान निकोबार है, ठीक, अंडमान निकोबार। और टोटल ऐसे पूछा जाए तो दोनों में जो भी ऑप्शन में तो वो मार देना, एमपी व अंडमान निकोबार में इक्वल है, 11-11 है, ठीक है। तो याद रख लेना, ठीक है। अब भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान क्या हुआ ना, नेशनल पार्क बने तो उसमें क्या समुद्री राष्ट्रीय उद्यान बने जो समुद्र के जीवों को संरक्षित कर रहे थे, ठीक है। जैसे अब कई जगह है ना, जैसे समुद्री कछुआ पाए जाते हैं, समुद्री मगरमच्छ होते हैं, हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो ऐसे बने हैं, ऐसे बहुत सारे बने हैं हमारे यहाँ, ठीक है, ठीक है। तो हमारे यहाँ कौन सा बना है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है, मरीन नेशनल पार्क बना है, जो कहाँ पर है, हमारा कच्छ में। कहाँ पर है, कच्छ में है मरीन नेशनल। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मरीन नेशनल पार्क है। कहाँ पर है, जो कच्छ में है, ये आप याद कर लेना। और भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 6 समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 6 समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये आप अपने से याद कर लेना। अब दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, कीवल लामजाओ नेशनल पार्क, जो लोकटक झील में। अब आपको याद, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी वीडियो ना क्रम से देखा करो। मैं आज वैसे प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी अच्छे से, तो आप मेरी वीडियो ना क्रम से देखा करो। मैंने आपको याद कराया था ना लोकटक झील, जब आपको झील पढ़ा रहा था, कहाँ पर, मणिपुर। अपन मणि को मैंने याद कराया था, मतलब मणिपुर में कैसे याद करना, अपन मणि को कैसे एक टक देखते हैं, लोकटक, लोक करते हैं उसको एक टक, तो कैसे लोकटक, तो लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। और मैंने बताया था इसको क्यों एक टक देख रहा है, क्योंकि यहाँ पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो आज वो आ गया, कौन सा नेशनल पार्क है वो भैया, आप आज अपन को याद करना, कीवुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर है, लोकटक झील पर है, ठीक है। एक टक देख रहा है क्यों, क्योंकि वहाँ पर तैरते हुए नेशनल पार्क है, कौन सा, कीवुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है, मणिपुर में, ठीक है। ये आपको याद, मणि को हम एक टक देखते हैं तो उससे आप याद कर लेना, ठीक है। अब हमारा तीसरा पेज और लास्ट पेज आता है आज का, ठीक है। मैं ऐसे ही करूंगा, 3-3 पेज करके ऐसे आपको पूरा याद कराता रहूंगा, तो 3-4 पार्ट में अपना खत्म है, पर हम पढ़ेंगे डिटेल में, चाहे कुछ हो जाए, जहाँ कि ये वीडियो कोई देख ले तो उसको कहीं और ना देखने की जरूरत ना पड़े। अब हम इस पे आते हैं। अब ये आ गया अपना, आज मैंने इसमें केवल 3 राज्य उठाए हैं, ठीक है, या कह सकते हो आप कि 1 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश उठाए हैं। तो अब मैं आगे आ जाता हूँ। इसमें देखिए आप, राज्यों में स्थित नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने इसमें लिखे हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं उत्तराखंड में। सबसे पहले हम उत्तराखंड राज्य में जितने उसको निपटाएंगे, फिर उसके फैक्ट पढ़ेंगे। फिर कोई राज्य जम्मू कश्मीर उठाएंगे, फिर उसके फैक्ट पढ़ेंगे। फिर लद्दाख उठाएंगे, उसके फैक्ट पढ़ेंगे। हम ऐसे ही आपको पूरा वीडियो कराऊंगा, जिसमें मतलब यदि आपने यहाँ से वीडियो कर ली तो आपको कहीं से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट लेवल PCS में किसकी भी तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ से पढ़ ली, खत्म आपका ये टॉपिक। तो अब आप आगे आ जाइए। देखो उत्तराखंड में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से जिम कार्बेट है, गोविंद नेशनल पार्क है, नंदा देवी है, राजा जी हैं, फूलों की घाटी है और गंगोत्री है, ठीक है। अब मैं आपको याद कराने की ट्रिक बता दूं। उसमें उत्तराखंड में जिम कार्बेट तो आपको याद हो जाएगा, पहला नेशनल पार्क है, तो जिम कार्बेट तो आपको अपने से याद करना है, ठीक है। तो ये आप अपने से याद कर लेना। अब देखिए उत्तराखंड में आपको पता है पहाड़ वगैरह हैं, वहाँ पे फिल्मों की शूटिंग। तो देखो अब देखो मैं आपको एक स्टोरी बना रहा हूँ उसमें। गोविंदा जी जो है, पहले इसको मिटा दूं फिर अच्छी से स्टोरी बना रहा हूँ। देखो गोविंदा जी हैं और एक नंदा देवी जी एक्ट्रेस हैं कोई, ठीक है। नंदा देवी कोई नाम, एक एक्ट्रेस का नाम, ऐसे याद कर लो आप। तो गोविंदा जी हैं और नंदा जी हैं। वो राजा जी मूवी में गोविंदा थे, आपको याद हो। तो राजा जी की शूटिंग चल रही है, कहाँ पर चल रही है आपको पता है। मूवियों में जब गाना होते हैं तो फूलों की घाटियों में ऐसे गाना होते हैं, ठीक है। जैसे आपने DDLG वगैरह देखी हो तो फूलों की घाटी में से गाने चल रहे हैं वहाँ पे। तो फूलों की घाटी में राजा जी की शूटिंग का हो रही, फूलों की घाटी में। और उत्तराखंड में पता है गंगा जी बहती, तो गंगोत्री वहाँ से याद कर लेना, ठीक है। अब आपकी देखो पूरी ट्रिक क्या बनी।
आपकी ट्रिक ये बनी कि जिम कार्बेट से तो हमें डायरेक्ट याद कर लेना। अब देखो, गोविंदा जी और नंदा देवी जी शूटिंग कर रहे हैं, किसकी? राजा जी की शूटिंग कर रहे हैं। राजा जी की शूटिंग कहाँ हो रही? फूलों की घाटी में हो रही है, और गंगोत्री हमारा उत्तराखंड में। लिंक याद हो गई कि गोविंदा जी और नंदा देवी शूटिंग कर रहे हैं कहाँ, किसकी? राजा जी की कर रहे हैं। राजा जी की शूटिंग कहाँ हो रही? फूलों की घाटी में हो रही है, और गंगोत्री अपना वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ से गंगा जी बहती है उत्तराखंड से। तो ये आप याद कर लेना। और जिम कार्बेट आपको याद है, पूरा उत्तराखंड के निपट गए अपने जितने। कभी भी इनमें से कोई पूछ ले, हमें याद है कि जैसे पूछ लिया राजा जी की शूटिंग, राजा जी की, गोविंदा जी वो कहाँ? उत्तराखंड में हो रही शूटिंग, ठीक है। कोई पूछ ले फूलों की घाटी में शूटिंग चल रही, हाँ वो गोविंद वाला, अच्छा उत्तराखंड। गोविंद पूछ ले, अच्छा गोविंदा जी शूटिंग का करे थे उत्तराखंड में। इससे आप याद कर लेना, ठीक है। तो पूरा आपको याद आ जाएगा। अब फैक्चुअल चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें फैक्चुअल चीज़ों में क्या? जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वह पहला टाइगर रिजर्व है। जब मैं अभी टाइगर रिजर्व पढ़ाऊंगा ना आपको, तो उसमें ये आएगा। तो पहला सबसे टाइगर, और मैं यहीं और एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं है। कहाँ पर है? जिम कार्बेट। सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पाए जाते हैं। वैसे तो राज्य में सबसे ज़्यादा एमपी में पाए जाते हैं, पर यदि कोई नेशनल पार्क में पूछा जाए ना सबसे ज़्यादा किस नेशनल पार्क में, तो वो है जिम कार्बेट में सबसे ज़्यादा। जब रामगंगा जिसको हम बोलने लगे, तो जिम कार्बेट जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और पहला टाइगर रिजर्व। इसको सबसे पहले टाइगर रिजर्व भी बनाया गया था, ठीक है। और यह बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। किसके लिए? बंगाल टाइगर यहाँ बहुत पाए जाते हैं। एक तो बंगाल टाइगर के लिए सुंदरवन अपना राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, और ये भी फेमस है, ठीक है। याद कर लेना, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर पे आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से? सलीम अली, डाची गाम और किश्तवाड़। तो देखो, सलीम अली जो है ना हमारे, जो है बहुत फेमस है। सलीम अली क्यों? क्योंकि इनको बर्ड मैन भी बोलते हैं इनको, ठीक है। बर्ड मैन भी बोलते हैं इनको, ठीक है। उन्हीं के नाम पे रखा गया था सलीम अली नेशनल पार्क। अब मैं आपको पता है जम्मू कश्मीर में कौन? मुस्लिम भाई लोग बहुत ज़्यादा रहते कि नहीं रहते? मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं ना। उन्हें क्या क्या कहती है? सलाम दुआ चलती है। क्या चलती है? सलाम दुआ। तो सलाम से सलीम सलाम दुआ कहाँ चलती है? कहाँ चलती है? मुसलमान से। मुसलमान सबसे ज़्यादा कहाँ है वैसे? जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे आप याद करने के लिए ट्रिक बना सकते हो सॉरी, क्या बना सकते हो कि जम्मू कश्मीर के सलीम अली, तो सलाम दुआ काम जम्मू कश्मीर चलती है, सलीम अली, उससे याद कर लेना। अब आ गया डाची गाम और किश्तवाड़। आपको याद है ना कि मतलब जम्मू कश्मीर के बहुत सारी झीलें हैं, और झीलों में क्या चलती है? कश्ती चलती है। तो कश्ती से कश्ती से क्या है? किस्त। कश्ती से क्या याद कर लोगे? किस्त। कश्ती से याद क्या कर लोगे? किस्त। तो किश्तवाड़ से कश्ती याद आएगी। कहाँ चलती है? झीलों में। झील कहाँ है सबसे ज़्यादा? जम्मू कश्मीर में। डल झील, बुलट झील मैंने याद कराए थे झीलों में, तो उससे आप किश्तवाड़ याद कर लेना। और डाची गाम आप अपने से याद कर लेना। डाची गाम अपने से याद कर लेना, ठीक है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब इसमें फैक्ट क्या है? इसमें फैक्ट क्या है? किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है, देखो ये जैसे ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है कुछ, जैसे ये है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप याद कर लोगे ना, बाकियों से आगे हो जाए। कल के दिन पेपर कठिन है, उसने यही पूछ लिया फिर, तो आपको बाकियों से आगे भी होना है। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क वो हिमालयन स्नोकॉक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? हिमालयन स्नोकॉक के लिए, ठीक है। और डाची गाम, ये नाम जो पड़ा है ना, डाची गाम का मतलब होता है 10 गांव। तो अब तो आप वैसे ही नहीं बोलोगे डाची गाम 10 गांव, 10 ग्राम मिलके बना। जैसे कोई नेशनल पार्क लिया होगा तो उसमें से 10 गांव ले लिए होंगे वहां के, तो उसका नाम ही रख दिया डाची गांव रख दिया। 10 गांव को मिला के कोई नेशनल पार्क बना दिया, है ना। ऐसा होगा कुछ उसकी स्टोरी। तो डाची गांव नेशनल पार्क 10 गांव का समूह है, तो उसका नाम डाची गांव। तो आप याद कर लें कहाँ? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। किस तरह से कश्ती कहाँ घूमती है? जम्मू कश्मीर में। और सलीम अली सलाम दुआ कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर। आपको याद हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट पे, लद्दाख पे। लद्दाख में कौन सा है हमारा? लद्दाख कौन सा? हेमस नेशनल पार्क। कौन सा हमारा? हेमस नेशनल पार्क। तो आपको याद है मैंने बताया लद्दाख में एक ही है, हिम बहुत बड़े एरिया में फैलती है, क्योंकि हेमस नेशनल पार्क हमारा सबसे बड़ा नेशनल पार्क। और कहाँ पर है? लद्दाख में है। कहाँ पे? आपको पता है लद्दाख बहुत बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो लद्दाख कहाँ? हेमस नेशनल पार्क कहाँ पर? लद्दाख में है, ठीक है। हिम मतलब बर्फ सबसे ज़्यादा कहाँ? लद्दाख वाले एरिया फैलती है, तो उससे याद कर लेना। हेमस हिम कहाँ फैलती है? सबसे ज़्यादा लद्दाख में। और हेमस बहुत बड़े एरिया फैलती है, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क हमारा कौन सा है? हेमस नेशनल पार्क। और दूसरा क्या है? ये हिम तेंदुए के लिए फेमस है, ये आप याद कर लेना। आपको अलग से जानकारी में क्या दिक्कत हो रही है एक बार देखने में? तो यह हिम तेंदुए के लिए फेमस है। तो आज का ये हमने पहला पार्ट, आज ये हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य का आज हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और यदि मुझे जरूरत पड़े तो फोर्थ पार्ट भी लाऊंगा। बस आपको इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप ये वीडियो यहाँ से कर लें तो आपको कहीं से करने की जरूरत ना पड़े। तो आज हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य का जो है हमारा कौन सा पहला पार्ट आज का इसका खत्म होता है, ठीक है। और इसका जो मैं है अब कल मैं आपका सेकंड, अब डेली वीडियो आएंगे, जैसे पहले आती थी ना वैसे ही इसकी वीडियो आएंगी। कल मैं आपको सेकंड पार्ट लाऊंगा इसका, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। और हाँ, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री एजुकेशन अड्डा ज्वाइन कर लो, उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और भी जो मैंने बनाई है वीडियो उन सबकी पीडीएफ मिल जाएगी और आगे मिलती रहेंगी। और यदि आपको ये आपने लास्ट तक वीडियो देखी और आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, आपको मेरी वीडियो मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।